कैसे हो फ्रेंड्स। आज हम 19वें पाठ में सामाजिक विज्ञान पाठ 19वां देखते हैं। आज हम महिला सशक्तिकरण। स्त्रियां समग्र विकास की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। किसी भी विकासशील राष्ट्र में आर्थिक सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण पक्ष है। महिला सशक्तिकरण के लिए आर्थिक स्वतंत्रता जरूरी है, अनिवार्य है। एक स्त्री अगर शिक्षित बने तो एक घर, एक समाज और अंत में एक राष्ट्र सशक्त बन सकता है। बन सकता नहीं, बनता ही है। महत्वपूर्ण है कि हमारे भारत देश ने इस दिशा में कदम उठाना शुरू किया है। भारत में प्रधानमंत्री पद, राष्ट्रपति पद और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में समय समय पर महिलाओं ने शोभा बढ़ाई है। टैक्सी चलाने से लेकर विमान के पायलट तक का सफर महिलाएं कर रही है। सामाजिक सेवा, साहित्य, पत्रकारिता, खेल जगत, शिक्षण और अभिनय क्षेत्र में काम करती महिलाओं को हम टीवी और न्यूज़ चैनलों पर देखते ही हैं। मात्र कृषि में श्रम कार्य करने के बदले व्यापार, वाणिज्य, संचालन तथा व्यक्तिगत विभिन्न नौकरियों में वर्तमान समय में शिक्षण, प्रशिक्षण, कुशलता के कारण स्त्री रोजगार का क्षेत्र बढ़ रहा है। इसके उपरांत भी देश की आधी जनसंख्या के लिए विकास की अनेक संभावनाएं हैं। इन्हें फैलाने में हमें बहुत प्रयास करना है। महिला कल्याण योजनाएं। भारत में महिलाओं को समान स्तर, शिक्षण, सुरक्षा और मूलभूत स्वतंत्रता प्राप्त हो, इसके लिए 1980 से महिलाओं को एक अलग लक्ष्य समूह मानकर महिला विकास संबंधित अनेक योजनाएं, कार्यक्रम लागू किए गए हैं। 1999 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। ये याद रखना है। 1999 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। इसके उपरांत महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति 2001 के अनुसार महिला और बाल विकास विभाग द्वारा सामर्थ्य निर्माण, रोजगार, आर्थिक उपार्जन, कल्याण तथा सहायक सेवाओं को और लैंगिक संवेदनशीलता के क्षेत्र में विविध कार्य किए जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने 1975 के वर्ष को महिला वर्ष और ये भी याद रखना है। यूनाइटेड नेशंस ने 1975 के वर्ष को महिला वर्ष और 1975 से लेकर 1985 के दशक को महिला दशक के रूप में घोषित किया गया है तथा 2002 के वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, ये हमें याद रखना है। यहाँ से लेके ये जो चीज़ है वो बार बार एग्ज़ाम में आती है और कई होशियार बच्चे भी छोटी छोटी ये भूल कर बैठते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। फिर से एक बार समझा देता हूँ। महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति 2001 के अनुसार
महिला और बाल विकास विभाग द्वारा सामर्थ्य निर्माण, रोजगार, आर्थिक उपार्जन, कल्याण तथा सहायक सेवाओं और लैंगिक संवेदनशीलता के क्षेत्र में विविध कार्य किए जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने 1975 के वर्ष को महिला वर्ष और 1975 को लेकर 1985 के दशक को महिला दशक के रूप में घोषित किया तथा 2002 के वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया है। परिवार की संपत्ति में महिलाओं को समान हिस्सा मिले, इसके लिए कानून में सुधार किया गया है। महिला शोषण को रोकने के प्रावधान, महिला सुरक्षा के अंतर्गत विविध प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाएं तथा अपने विकास के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करने की इच्छुक महिलाओं को मात्र एक ही कॉल से मदद मिलती रहे, इसके लिए 181 अभियम महिला हेल्पलाइन शुरू करके उसे समग्र गुजरात में लागू किया गया है। गरीब महिलाएं आसानी से सहायता प्राप्त कर सके, इसके लिए महिला अदालतों की स्थापना और महिलाओं को सामाजिक, कानूनी और रोजगार संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए महिला कल्याण केंद्रों की रचना की गई है। महिलाओं के शारीरिक, मानसिक और लैंगिक शोषण के विरुद्ध रक्षण के लिए सरकार जागरूक हुई है। सरकारी कार्यालयों में निजी व्यवस्था और गृह नौकर के रूप में कार्य कर रही महिलाओं की लैंगिक सुरक्षा हो और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, इसके लिए संसद ने कानून पास करके महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की है। आगे देखते हैं महिला समानता संबंधित गुजरात सरकार की विविध योजनाएं। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक प्रगति के लिए गुजरात सरकार ने वर्ष 2001 में महिला और बाल विकास विभाग की रचना की है। ये याद रखना है कब की है, महिला और बाल विकास की विभाग की रचना 2001 में। ये छोटे छोटे सवाल में या सही गलत में ऐसा कुछ आ सकता है। गुजरात सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए गरीब एवं सामान्य परिवारों की तथा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के उत्कर्ष के लिए मुख्य 3 पहलू, महिलाओं का शैक्षणिक सशक्तिकरण, महिला स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर महिला केंद्रित जेंडर बजट में विविध योजनाएं लागू की गई है। गुजरात में कन्या शिक्षा को प्रोत्साहन देने के आशय से विद्यालय प्रवेशोत्सव और कन्या शिक्षा रथ यात्रा की शुरुआत की गई, जिसके कारण विद्यालयों में 100% नामांकन और महिला साक्षरता दर में भी वृद्धि दिखाई दी है। राज्य में 35% के कम से कम स्त्री साक्षरता दर वाले गांवों और शहरी क्षेत्रों में बसने वाले गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवारों की पुत्रियों को प्राथमिक विद्यालय में और माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेते समय विद्यालक्षी बॉन्ड दिए जाते हैं। सरस्वती साधना योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 1.5 लाख कन्याओं को बिना मूल्य साइकिल दी जाती है। गांव घर से दूर अध्ययन के लिए जाने वाली कन्याओं को एसटी बस में मुफ्त मुसाफरी की सुविधाएं दी जाती है। किशोरियों के लिए पौष्टिक आहार तथा उनके कौशल विकास के लिए
सबला योजना लागू की गई है। गुजरात सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण का प्रावधान किया है। इसी तरह स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण था, उसे बढ़ाकर 50% किया गया है। मतलब 17-18% ज़्यादा बढ़ा दिया है। श्रमजीवियों और निराधार वृद्धों को उम्र के अंतिम पड़ाव में जीवन निर्वाह के लिए पेंशन मिले और उनका भविष्य सुरक्षित बने, इसके लिए राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना लागू की गई है। इसके उपरांत निराधार विधवा महिलाओं को दूसरे पर आधारित जीवन जीने के लिए लाचार न बनना पड़े, इसके लिए उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु सखी मंडल द्वारा सरकार मिशन मंगलम योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है। महिला स्वास्थ्य के लिए ई ममता कार्यक्रम में मोबाइल टेक्नोलॉजी द्वारा सगर्भा माता को दर्ज करके उसे ममता कार्ड देकर शिशु और प्रसूति संबंधित मृत्यु दर घटाने की पहल की गई है तथा उसकी नियमित स्वास्थ्य जांच करके उपचार तथा बालक के जन्म के बाद टीकाकरण कार्यक्रम द्वारा माता एवं बालक की तंदुरुस्ती की पर्याप्त ध्यान रखा जाता है। बेटी बचाओ अभियान द्वारा लिंग भेद समाप्ति हेतु अभियान चलाकर बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ द्वारा स्त्री सशक्तिकरण रूप में महिला महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सामान्य परिवारों की महिलाओं को चिरंजीवी योजना के अंतर्गत प्रसूति दवाइयों, लेबोरेटरी जांच, ऑपरेशन आदि सेवा बिना मूल्य देने का प्रावधान भी किया गया है। गुजरात सरकार ने महिला और बाल विकास विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु विविध लक्ष्य कल्याण संबंधी योजनाएं चलाई जाती है। इन योजनाओं का व्यापक विस्तार करके हम महिला सशक्तिकरण की दिशा में रही चुनौतियों का सामना कर सके। मानव विकास के संबंध में अपने परिवार, मोहल्ले या गांव में नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि कई सगर्भा माताओं को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है। कम वजन वाले बालक का जन्म होता है, बालक कुपोषण वाला होता है, बालक आंगनवाड़ी या विद्यालय में नहीं जाता है, विद्यालय में बालक को पढ़ना लिखना नहीं आता है, अध्ययन बीच में ही छोड़ देता है, लड़कियों ने उच्च अध्ययन नहीं प्राप्त किया है, युवाओं को रोजगारी नहीं मिलती है, दुर्घटना के कारण किसी की अकाल मृत्यु हो गई और कोई गंभीर बीमारी का भोग बनता है। इन सभी बातों का प्रभाव हमारे देश के मानव विकास पर पड़ता है। इस कारण मात्र सरकार ही नहीं परंतु देश का प्रत्येक नागरिक भारत की मानव की दिशा में सक्रिय बने तो आने वाले समय में हम भी ऊंचे मानव विकास वाले देशों में स्थान प्राप्त कर सकेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा 14 दिसंबर 2015 को मानव विकास रिपोर्ट 2015 मानव विकास हेतु कार्य शीर्षक के प्रकाशित किया गया था। इस लेख के अनुसार मानव विकास सूचकांक के साथ साथ नीचे के संकेतों को
का भी समावेश किया गया है। लैंगिक विकास सूचकांक, बाल युवा स्वास्थ्य, वयस्क स्वास्थ्य और स्वास्थ्य खर्च, शिक्षण, संशोधनों का वितरण और नियंत्रण, सामाजिक सशक्तिकरण, व्यक्तिगत असुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय एक्स, पर्यावरण, जनसंख्या की दिशा, पूरक निर्देशक, सुखकारी, यह रिपोर्ट यूएनडीपी वेबसाइट पर से जान सकते हैं। प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी के अलावा हिंदी और अन्य भाषा में लेख घोषित किए जाते हैं। भारत में उसकी साइट है, ये यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे ये हमारा पाठ पूर्ण होता है। यहाँ आपको अभ्यास दिया गया है मित्र, सविस्तार, मुद्दासर, संक्षिप्त में लिखो और विकल्प है, ये आपको नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है। जो भी पाठ अभी तक पढ़े हैं हमने, तो वो सभी पाठ आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ताकि जब भी आपकी नोट चेकिंग के लिए आपको बुलाया जाए तो आपकी नोट कंप्लीट दिखे और आपको इंटरनल में अच्छे मार्क्स मिल सके। आज के लिए इतना। थैंक यू।